नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले देखेंगे सीईटी पेपर फर्स्ट में जो 2022 में लगा था उसमें हिस्ट्री और कल्चर के आए हुए क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी का जो 2022 का पेपर लगा था ग्रेजुएशन वाला, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में हिस्ट्री और कल्चर से थे। तो ये 150 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो अपन को इनके पीवाईक्यू देखना है। उन पीवाईक्यू को आज अपन सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यू देखेंगे। तो सीईटी पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू लास्ट ईयर का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो अपन नीचे से सोल्व कर लेते हैं। गोपीलाल यादव, इनका नाम आपने जब भी भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा होगा तो भरतपुर प्रजामंडल में गोपीलाल यादव जी का नाम आता है। ठीक है, तो गोपीलाल यादव जी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, हरिमोहन माथुर, भैया ये करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। हरिमोहन माथुर जी का संबंध कौन से प्रजामंडल से? इनका संबंध है बूंदी प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? बूंदी प्रजामंडल से इनका संबंधित है। और है मथुरा दास माथुर, ये मारवाड़ के थे, जोधपुर के। और अपन रणजी, अपने क्रिकेट में जो रणजी ट्रॉफी होती है ना, तो उसमें एक अवार्ड दिया जाता है मथुरा दास माथुर अवार्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये हरिमोहन माथुर जी कि ये कहाँ से नहीं थे? करौली से नहीं थे, बूंदी से थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? देखो दो चीजें हैं, एक है भरतपुर राज्य प्रजा संघ, एक है भरतपुर प्रजामंडल, दोनों अलग अलग है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ, इसकी स्थापना 1938 में कहां पे हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। रेवाड़ी हरियाणा में हुई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस आदमी का नाम था जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या नाम था? जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं राजस्थान का जवाहर लाल नेहरू। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? एक मिनट, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। मैकमोसन ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये मैकमोसन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी मारवाड़ के। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। एक थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का संबंध कहां से है? मेजर बर्टन का संबंध है कोटा से। और 1857 की क्रांति के समय 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन का सिर काट के कोटा के महल में लटका दिया गया था। ठीक है, मेजर मॉरिसन, इनका संबंध है भरतपुर से। इनका संबंध कौन सी रियासत से? भरतपुर रियासत से। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर सावर्स का संबंध कौन सी रियासत से है? मेजर सावर्स ये भी एक पॉलिटिकल एजेंट थे। ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे भैया? ये पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ या उदयपुर। ये कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है, तो मेजर सावर्स का संबंध मेवाड़ रियासत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो अपन बात करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की। यह पारित हुआ था 1856 में, और तब अपने पास दो गवर्नर जनरल थे, एक का नाम था लॉर्ड डलहौजी और एक का नाम था लॉर्ड कनिंग, 1857 के कार्यकाल के दौरान। तो लॉर्ड डलहौजी का ट्रांसफर हुआ, लॉर्ड डलहौजी की जगह दूसरे गवर्नर जनरल आए अपने लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग ने आते ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया, और इसमें अपने भारत के एक महापुरुष ने महती भूमिका निभाई थी, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? ठीक है, अपन बात करते हैं 1818 में जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो वाइसराय था गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, कि राजस्थान के या जो गुजरात के जो राजपूत राज्य थे उनसे संधि करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा। तो इस व्यक्ति ने राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनसे संधि करने में भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो 1818, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है कि राजपूत राज्यों से संधि करने के कब शुरू हुई थी? तो 1818 में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। इन सबसे आप परिचित होंगे। ये मेरवाड़ा अजमेर के रहने वाले थे। कहाँ के? मेरवाड़ा अजमेर। तो मेरवाड़ा अजमेर के थे ये। मेरवाड़ा अजमेर के जो मुख्यमंत्री थे, एकमात्र मुख्यमंत्री, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरवाड़ा अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। नया क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो यार विजय सिंह पथिक के एक दोस्त का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक समाचार पत्र निकाला करते थे, उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते थे, उस समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप। तो प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार करवाया। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ और 1941 चला। तो भारत का प्रथम संगठित अहिंसक आंदोलन था ये, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ, 1941 तक चला, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करवाया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठीक है, तो अंग्रेज व जोधपुर, एक तरफ थी अंग्रेज सेना प्लस जोधपुर रियासत, और दूसरी तरफ था जो इनके विपक्ष में जो आदमी खड़ा हुआ था, उस आदमी का नाम था आहवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत।
आहवागी ठाकुर, उनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, तो अंग्रेजों प्लस जोधपुर रियासत की संयुक्त सेना को आहवागी ठाकुर कुशाल सिंह ने 2 बार पराजित किया। एक बार तो किया बिथोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857, बिथोड़ा पाली। कहाँ के युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध में, बिथोड़ी नहीं बिथोड़ा। ठीक है, जो दूसरा युद्ध होता है इनके मध्य वो होता 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास। और इसी चेलावास के युद्ध को बोलते हैं काले गौरों का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? इस चेलावास के युद्ध को बोलते हैं काले गौरों का युद्ध। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि काले गौरों का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो आहवागी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ अंग्रेज और जोधपुर रियासत की संयुक्त सेना। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था? तो उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। 1857 की कुलदेवी किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा। वो थी सुगाली माता। क्या नाम था? सुगाली माता। ये आहवागी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की रियासत में मंदिर बना हुआ था सुगाली माता का, तो ये इनकी कुलदेवी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया? तो ज्यादातर जो किसान आंदोलन हुए वो किसके कारण हुए? लाख बागों के खिलाफ। ये भी एक उसी प्रकार से कोई कर था, तो ये किसने लगाया? तो आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हो, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय 1903 में जो बिजोलिया के ठिकानेदार थे रावत कृष्ण सिंह, क्या नाम था? रावत कृष्ण सिंह। इन्होंने एक कर लगाया, उस कर नाम का नाम था चवरी कर। तो कौन से ठिकाने में लगा था? बिजोलिया में ठिकाने में लगा था। इससे किसानों में आंदोलन पैदा करने की भावना आई। इसके बाद में 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में इनका बेटा इनका उत्तराधिकारी बनता है, उनका नाम था प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह ने, राउत प्रताप सिंह ने एक कर लगाया। उस कर जो उत्तराधिकारी करता वो करता तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि तलवार बंदाई कर कौन सी रियासत से संबंधित था, तो वो भी बिजोलिया रियासत से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महानसर प्रसिद्ध है। महानसर आपने बहुत बार नाम सुना होगा। महानसर एक जगह है, कहाँ पे? झुंझुनू में। झुंझुनू में अपने झुंझुनू में एक जगह पड़ती है महानसर। यहाँ पर सोने के महलों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, दुर्ग के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। तो कभी कभी जब भी सोने की चित्रकारी की बात आती है, अपने सबके माइंड में एक ही बात आती है, महानसर झुंझुनू। तो महानसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान की स्थापना कब हुई? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय लोक कला मंडल संस्थान के संस्थापक का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग, एक ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। ठीक बात। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1952 में हुई। किसने की? देवीलाल सांबर जी ने। किसने की? देवीलाल सांबर। ठीक है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने में अक्टूबर नवंबर के समय कहाँ पे आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। आपने एक बार एक एग्जाम में अगर PYQ किए हुए होंगे
तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे बोलते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला बोलते हैं भैया चंद्रभागा पशु मेला को, और झालरापाटन में आयोजित होता है। झालरापाटन का है झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें ये देख लेते हैं कब आयोजित होता। तो ये आयोजित होता है भैया अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में ये आयोजित होता है। 15 दिन का मेला लगता है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक बात। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1440 से 48 के बीच में इसको बनवाया था। ठीक है, तो इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। कब डाक जारी हुआ था? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था 1949 में। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, म्यूट कर दे। तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर ने राजस्थान, अकबर जब अजमेर दरगाह पे जा रहा था तो ये राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं उनसे उनके खिलाफ संधि प्रस्ताव रखने के लिए अकबर ने 1570 में एक दरबार लगाया। उस दरबार का नाम था नागौर दरबार। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। तो नागौर दरबार किसकी सहायता से लगाया? तो जयपुर के जो राजा थे उस समय नागौर दरबार लगाया। जयपुर महाराजा भारमल की सहायता से। जयपुर के तत्कालीन शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया। और इसी नागौर दरबार के समय इन्होंने शुक्र तालाब की स्थापना की थी, है ना। नागौर दरबार में कौन सी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि नागौर दरबार में कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया? तो मेवाड़ रियासत इसमें से नहीं आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोद्रवा भी अपने जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया सिक्कों के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो सिक्कों के लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध जगह है उसका नाम है साहवा, साहवा चूरू। ठीक है, और जाटों और गुजरों के लिए पूरा राजस्थान ही फेमस है। जाट और गुजर पूरे राजस्थान में हर जगह निवास करते हैं। ठीक है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार ने मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? भैया ये साहिबुद्दीन जो चित्रकार है ये बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक है साहिब राम, एक बंदा है साहिब राम। ये कौन सी रियासत से संबंधित था? ये था जयपुर रियासत से। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत से। एक था साहिबुद्दीन। जो ये साहिबुद्दीन नामक चित्रकार था ये था मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत से। ये कौन सी रियासत से था? मेवाड़ से। ठीक बात है ना। तो साहिबुद्दीन को कौन से शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो जो जयपुर के शासक थे महाराणा जगत सिंह फर्स्ट प्रथम, उनका संरक्षण इनको प्राप्त था। ठीक है, फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से? तो फल्गुबाई कहाँ की रहने वाली है? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, ये कौन सा नृत्य करती है? ये किशनगढ़ अजमेर का एक नृत्य प्रसिद्ध है, चरी नृत्य। ठीक है, तो चरी नृत्य
करती है। तो यहाँ ये कौन सा नृत्य करती है? ये नृत्य करती है चरी नृत्य, और चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? अब जब भी वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र के अपन 4 प्रकार पढ़ते हैं, तो उनमें से सब अलग अलग वाद्य यंत्र है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? खड़ताल। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक है मशक। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर, यानी ये मुंह से सुशीर। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? मशक। सुशीर वाद्य यंत्र यानी मुंह से हवा से बजाया जाता है। शहनाई, शहनाई देखी होगी आपने, तो ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। और एक है अलगोजा। तेजा जी के लिए तो अलगोजा फेमस है। तेजा जी के गीत तो अलगोजा वाद्य यंत्र की सहायता से बजाए जाते हैं। ये भी है सुशीर। एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में था, अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी का संबंध है। रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के रहने वाले रामनाथ चौधरी नाकों से अलगोजा बजाते हैं। ठीक है, तो ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन था कि रामनाथ चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो अलगोजा वाद्य यंत्र से है। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? ठीक बात, ये प्रताप सिंह बारट किसके बेटे थे? तो भैया ये पूरा परिवार मान था। एक थे प्रताप सिंह बारट, दूसरे थे इनके पिता केसरी सिंह बारट, तीसरे थे प्रताप सिंह बारट के भाई प्रताप सिंह बारट की चाचा जवाहर सिंह बारट। और जवाहर सिंह जी बारट को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। क्या बोलते हैं इनको? राजस्थान का चंद्रशेखर। राजस्थान का चंद्रशेखर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आजीवन पुलिस की पकड़ में नहीं आए और लास्ट में इनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। तो एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन सी क्रांति की मृत्यु निमोनिया के कारण हो गई थी? तो वो थे जवाहर सिंह जी बारट, प्रताप सिंह बारट के चाचा थे। प्रताप सिंह बारट को कौन से षड्यंत्र केस में जेल भेजा गया था? तो राजस्थान के सभी क्रांतिकारी किसी न किसी में गए थे। उसी सिलसिले में षड्यंत्र केस था एक बनारस षड्यंत्र केस। उसमें प्रताप सिंह बारट को प्रताड़ना दी गई और उनकी बरेली जेल में मृत्यु हो गई। तो इनको कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में। कौन सी जेल? बरेली जेल। ठीक बात। कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो पीछे से देख ले, तगड़ी गाना था। ठीक है ना? तो तगड़ी कमर में पहना जाता है, यह भी ठीक है। तिमणिया गले में पहना जाता है। रमजोल क्या कलाई में पहना जाता है या पैर में? ये पैर में पहना जाता है भैया। तो रमजोल पैर में पहना जाने वाला आभूषण है। और कुरलिया ये सुर लिया, सुन लिया काम। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली का नाम आपने सुना होगा। इसका आंसर है देवगढ़ शैली। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि अजारा की ओवरी वह मोती महल अजारा की ओवरी वह मोती महल कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्रीधर अंधारे जी को। ऐसा ही एक क्वेश्चन किशनगढ़ शैली के बारे में पूछा जाता है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है एरिक डिक्सन को।
किसको? एरिक डिक्सन। और इसी एरिक डिक्सन ने किशनगढ़ शैली को बोला था राजस्थान, वो भारत की बनी ठनी या भारत की मोनालिसा। ठीक है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुलदेवी दी हुई है और उनकी जाति दी हुई है कि कौन सी जाति की कुलदेवी है, तो ये अपन को सुमेलित करना है। करणी माता, जय हो करणी माता। तो करणी माता वैसे तो जाति विशेष से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ कि करणी माता चारण समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है, तो करणी माता चारण समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक बात। दूसरा ऑप्शन अपन देख लेते हैं, सकराई माता। तो सकराई माता का मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कहाँ पे बना हुआ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और ये खंडेलवाल जाति की कुलदेवी है। कौन सी जाति की? खंडेलवाल जाति की कुलदेवी है। तीसरी माता है आई माता। आई माता का मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर में, और ये सिरवी जाति की कुलदेवी है। कौन सी जाति की कुलदेवी है? सिरवी जाति की। और है कि नारायणी माता। आपसे बाल कटिंग करवाने जाते हो तो नाई की दुकान में आप देखते हो क्या, जो माता की मूर्ति देखते हो वो नारायणी माता होती है। जो नाई समाज है, सेन समाज, उसकी कुलदेवी है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर है अलवर में। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर में। सकराई माता का मंदिर है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू में सकराई माता का मंदिर है। और करणी माता का मंदिर सबको पता ही है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है वो कितने खंडों में विभक्त है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक बात। तो बातारी फुलवारी सबसे पहले लिखी किसने थी? जिस व्यक्ति ने इसका नाम लिखी थी उसका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा। और विजयदान देथा जी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? बिज्जी। तो विजयदान देथा जी का जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? बिज्जी। ठीक बात। विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ लिखा और कितने भागों में विभक्त है? 14 भागों में विभक्त है। विजयदान देथा ने एक बुक लिखी थी, बापू के 3 हत्यारे। कौन सी बुक लिखी? बापू के 3 हत्यारे। और इस बुक की वजह से पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी कि ये क्या लिख दिया। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली, इसका संबंध कौन से संप्रदाय से है? भैया देखो, गोविंद देव जी मंदिर ये एक तो संबंधित है वल्लभ संप्रदाय से, और साथ में इनका संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से भी रिलेटेड है ये, तो गौड़ीय संप्रदाय से भी रिलेटेड है और ये वल्लभ संप्रदाय से भी रिलेटेड है। दूसरा मंदिर है मदन मोहन मंदिर, ये करौली, ये संबंधित है वल्लभ संप्रदाय से। ठीक। तो अभी इसका आंसर कौन सा होगा? वल्लभ होगा या गौड़ीय होगा? तो जो आरएसएमएसएसबी ने इसका आंसर वल्लभ संप्रदाय माना। दूसरी चीज क्यों माना है? क्योंकि यहां भी वल्लभ संप्रदाय है, यहाँ भी वल्लभ संप्रदाय है, दोनों वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर वल्लभ संप्रदाय अधिक होगा। बाकी गौड़ीय, अगर केवल गोविंद देव जी मंदिर पूछ ले तो उसका गौड़ीय संप्रदाय भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट, अभी पढ़ा था प्रताप सिंह बारट, उनके पिताजी है केसरी सिंह बारट। इन्होंने जो महाराणा फतेह सिंह जी थे मेवाड़ के, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ये दिल्ली दरबार में गए थे, तो उस समय केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे। क्या लिखे? 13 सोरठे लिखे। उन 13 सोरठियों को संग्रह को बोलते हैं चेतावनी रा चूंगटा। तो ये किसको लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। 13 सोरठे पढ़ने के बाद में केसरी सिंह बारट, ये महाराणा फतेह सिंह जी
दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए और वापस शॉपिंग करके दिल्ली से वापस मेवाड़ आ गए। बडार क्या है? तो बडार राजस्थान की एक जनजाति है, अंत्येष्टि की क्रिया है, राजस्थान की एक झील है या विवाह पर जो आयोजित भोज होता है वो है। क्या है? तो बडार है भैया विवाह पर आयोजित भोज। विवाह पर वर पक्ष या वधु पक्ष द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है अपने संबंधियों के लिए उसको बोलते हैं बडार। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है मौसर क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है जोसर क्या है? ठीक, तो ये मौसर है मृत्यु उपरांत, मृत्यु भोज। क्या है? मौसर क्या है? मृत्यु भोज। और व्यक्ति जीवित ही अगर अपना नुक्ता करवा दे या मौसर करवा दे उसको बोलते हैं जोसर। ठीक है, यानी व्यक्ति की मृत्यु नहीं और अपने बच्चों से बोल दे कि मेरी मृत्यु से पहले ही क्या कर दो, जोसर कर दो, मेरे को भी मेरी मृत्यु के लड्डू खाने। ठीक, बात खत्म। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। देखो आपने महामंदिर के बारे में सुना होगा, निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर महाराजा मानसिंह ने। ये जयपुर की मानसिंह नहीं है, ये जोधपुर के राजा महाराजा मानसिंह है। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है जोधपुर का महामंदिर। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कोल्लेमाला, उद्योतन सूरी या पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदाय। तो देखो हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा था। ये राणा हमीर कहाँ के? रणथंभौर। रणथंभौर के राणा जो हमीर है उनके बारे में लिखा हुआ है हमीर महाकाव्य। सिसोदिया वंश नहीं, चौहान वंश। ठीक बात। तो इनके बारे में चंद्रशेखर सूर्य ने लिखा। दूसरा है वंश भास्कर, ये लिखा सूर्यमल मिश्रण जी ने। बूंदी के राजकवि थे सूर्यमल मिश्रण जी, उन्होंने लिखा था क्या? वंश भास्कर। एक लिखा कोलेमाला, ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया ग्रंथ उद्योतन सूर्य जी के द्वारा लिखा गया। और उस समय की 18 स्थानीय भाषाओं, 18 स्थानीय भाषाओं तो कुलेमाला में 18 स्थानीय भाषाओं का उल्लेख है और यह लिखा था उद्योतन सूरी जी ने। इन 18 भाषाओं में से राजस्थान की एक भाषा का वर्णन किया गया है, उसको मरु भाषा बोला गया है। क्या बोला गया है? मरु भाषा या मारवाड़ी। क्या बोला जाना चाहिए? मारवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी के लिए किस शब्द का यूज किया है इन्होंने? मरु भाषा शब्द का यूज किया। और पृथ्वीराज विजय ये किसने लिखा था? ये जयानक भट्ट ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान तरते के लिए जयानक भट्ट, तो यानी चंद्रप्रदाय जी ने लिखा। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। चंद्रप्रदाय जी ने कौन सी बुक लिखी थी? चंद्रप्रदाय जी ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। लास्ट ईयर बहुत बार ये क्वेश्चन चर्चा में था। ठीक, तो मिटेश मुर्मू जी, इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस मुक्ति इसकी है, मिटेश मुर्मू जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते थे इसे क्या बोलते हैं? तो भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते थे उसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं खोइतू, पोत्या, कछाबू या जामा। बताओ क्या है? तो पोते जो भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो जो सिर पर जो सफेद कपड़ा बांध लेते हैं, सफेद जो टाउल बांध लेते हैं उसको बोलते हैं पोत्या। उसको क्या बोलते हैं? पोत्या। सिर पर वस्त्र लपेटा जाता है उसको। तो कछाबू क्या है? कछाबू जो भील स्त्रियां हैं वो जो घुटनों तक का जो वस्त्र पहनती है उसको क्या बोलते हैं? कछाबू बोलते हैं। और खोइतू क्या होता है? खोइतू होता है भील जनजाति की जो पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं? खोइतू बोलते हैं। ठीक बात। तो ये क्या होता है? ये सिर पर, ये भील पुरुषों का सिर पर बांधा जाने वाला, ये भील महिलाओं का।
ठीक बात। और खोईतु क्या होता है? बिल पुरुषों का जो कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसको खोईतु कहा जाता है। चार हाथों वाले देवता केहर कल्ला जी। चार हाथों वाले देवता का नाम क्या है? कल्ला जी राठौड़। इनको चार हाथों वाले देवता की उपाधि कब मिली? 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय जब जो युद्ध हुआ उसमें केहर कल्ला जी ने अपने ऊपर अपने चाचा जयमल जी को बिठा के युद्ध किया था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस व्यक्ति के चार चार हाथ है और चार हाथों से ये लड़ रहा है ना। तो इनको बोलते हैं केहर कल्ला जी। और इनका एक उपनाम है केहर कल्ला, केहर कल्ला या जमदन योगी। क्या नाम है? जमदन योगी। ठीक बात। चार हाथों वाले देवता कल्ला जी राठौड़। मल्लीनाथ जी कहाँ के रहने वाले? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक बात है ना। तो मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा का मेला लगता है, पशु मेला। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलवाड़ा पशु मेला कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले से संबंधित है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति और है, सेम नाम, एक बस शेख लग जाता है। क्या नाम लग जाता है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी और एक है काजी हमीदुद्दीन नागौरी। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था वो इस क्वेश्चन को गलत करके इसका आंसर करके आए चिश्ती संप्रदाय। जबकि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित जिस संत का नाम है वो है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये सूफी संत है ना। और ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे भैया मोइनुद्दीन चिश्ती। जो अजमेर में दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज की दरगाह, उनके शिष्य थे ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी। और इन्हीं के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तारकीन का उर्स या तारकीन का दरवाजा। तारकीन का उर्स या तारकीन का दरवाजा किससे संबंधित है? तो इस मोइनुद्दीन ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी से संबंधित है और ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। जबकि अपने क्वेश्चन क्या था? काजी हमीदुद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ये संबंधित है सूरावर्दी संप्रदाय से। ये भी नागौर से थे, ये भी नागौर से थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती और काजी हमीदुद्दीन नागौरी सूरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है भैया? कुछ आइडिया? अलाउद्दीन खिलजी 1311 में आक्रमण करता है जालौर के ऊपर। और जालौर पे ऊपर आक्रमण करके कानर चौहान कानर सोनगरा को हरा देता है और जालोरी किले पे कब्जा कर लेता है और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। उस मस्जिद का नाम है मलिक शाह की मस्जिद। ठीक बात। तो मलिक शाह पीर की मस्जिद कहाँ है? जालौर में है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट कहाँ की है? पावरलूम कपड़ों पर छपाई कहाँ की है? मोठड़ा कहाँ की है? और मसूरिया साड़ी कहाँ की है? ठीक बात। देखो अपन नीचे से शुरू करते हैं। मसूरिया ये एक साड़ी का प्रकार है और कहाँ से रिलेटेड है? मसूरिया यह है कोटा में। कहाँ है? मसूरिया, कैथून, कोटा। और इसी मसूरिया साड़ी को बोलते हैं कोटा डोरिया। क्या बोलते हैं? कोटा डोरिया।
ठीक बात। तो ये कहाँ की है? मसूरिया, केतुन, कोटा। एक है मोठड़ा। मोठड़ा ये क्या होती है? ये एक लहरिया का प्रकार है, बंदेज का प्रकार है। किसका प्रकार है? बंदेज या लहरिया का प्रकार है। जब जो बंदेज होता है या लहरिया की जो लुगड़ी होती है उसको कलर में डाल के अच्छे से निचो दिया जाता है, तो जो लहरदार जो तिरछी धारियाँ बनती है उससे जो जो लहरिया जनरेट होता है उसका नाम है मोठड़ा। और ये मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है भैया। मोठड़ा कहाँ का है? जोधपुर का। ठीक बात। तो अपन नीचे से देख लेते हैं। मसूरिया हो गया, तो फोर्थ में क्या आना चाहिए? फोर्थ में आना चाहिए फर्स्ट, और थर्ड में क्या आना चाहिए? सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ में आना चाहिए फर्स्ट, या तो ये दोनों होंगे, लेकिन थर्ड में आना चाहिए सेकंड, यानी ये ऑप्शन होगा। तो ये दोनों से कौन सा मैच कर रहा है? ये, तो ये आंसर है। ये देखो ऐसा क्यों? अजरक प्रिंट और पावरलूम कपड़ों पर छपाई दोनों संबंधित है बालोतरा बाड़मेर से। अजरक प्रिंट भी बालोतरा बाड़मेर की फेमस है और पावरलूम कपड़ों पर छपाई भी बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लेकिन ऑप्शन तो एक में बालोतरा आ सकता है, एक में बाड़मेर आ सकता है। इसलिए अपन जब पीछे से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तब इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक बात। तो इसमें इसके अनुसार अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट इसको कर दिया बाड़मेर की और पावरलूम को मान लिया बालोतरा। लेकिन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है अजरक प्रिंट कहाँ से संबंधित है, और उसका आंसर होता है बालोतरा, है ना। तो इसका आंसर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से सही करेक्ट करने पर आंसर निकलेगा। ठीक है, तो हो गए दोस्तों। तो ये अपनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और अगली क्लास में अपन CET पेपर सेकंड जो हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्कार।